हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है कि हमारी 10th क्लास है और 10th क्लास में आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं। हमारी बुक है भारत और समकालीन विश्व, उसी को हम लोग देख रहे हैं। इसी में हमारा चैप्टर नंबर 4 है, क्लियर है। और चैप्टर नंबर 4 को हम लोग सबसे पहले गौर करके देखेंगे तो औद्योगिकरण का युग यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो टाइम पीरियड है वो कब से शुरू होता है और औद्योगिकरण है क्या और कैसे हम इसको विश्व परिप्रेक्ष्य में समझेंगे, उसके लिए हम चैप्टर नंबर 4 को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए, बहुत सारे बच्चे अपनी कक्षाओं में बैठे हुए हैं। कोई भी बच्चा माइक ले और चैप्टर को पढ़ना प्रारंभ करे। कोई भी बच्चा, ऐसा वॉलेंटियर बच्चा हो जो भी माइक लेकर चैप्टर को पढ़ना चाहता है, खड़े होकर पढ़ सकता है। देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि ईटी पॉल म्यूजिक कंपनी ने सन 1900 में एक किताब प्रकाशित की थी और जिसकी जिल्द मतलब जिसका पेज कवर था, मेनली क्या था, ये पेज कवर। इसके विषय में अभी अभी वो एक्सप्लेन करके हम लोगों ने पढ़ा और उसको एक्सप्लेन करके समझा था। क्लियर हो गया? ठीक, इसी को हमने पूरे में देखा और बता रहे थे कि कैसी तस्वीर थी ये। क्या थी? नई सदी का उदय था, डॉन ऑफ द सेंचुरी का ऐलान किया। इस तस्वीर के माध्यम से एक देवी की तस्वीर के रूप में दिखाया गया है, जिसके हाथ में क्या है, एक नया आपका शताब्दी का ध्वज है, जो क्या है, वो आपका प्रगति का प्रतीक है और फरिश्ता दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? फरिश्ता। फरिश्ते का मतलब होता है देवदूत, एंजिल को हम लोग क्या कहते हैं? फरिश्ता कहते हैं। क्लियर है? क्या दिखाई देता है? फरिश्ता दिखाई देता है। यह पहिया समय का प्रतीक है और जो आपने चित्र में अभी एक वो आपका पहिया देखा है, वो क्या है? वो आपका समय का प्रतीक है। उनकी उड़ान भविष्य की ओर है। कैसी है उड़ान उनकी? भविष्य की ओर। उनके पीछे उन्नति के चिन्ह तैर रहे हैं, रेलवे, कैमरा, मशीनें, प्रिंटिंग प्रेस और कारखाने, ये सारी चीजें। क्लियर है? आगे देखिए, मशीन और तकनीकी का यह महिमा मंडन एक अन्य तस्वीर और भी ज्यादा साफ दिखाई देती है। यह तस्वीर एक व्यापक पवित्रता के पन्नों पर 100 साल से पहले छपी थी। इस तस्वीर में दो जादूगर दिखाई देते हैं। ऊपर वाले हिस्से में प्राचीन इलाके यानी के अलादीन है और उसके अपने जादुई चिराग को रगड़कर एक भव्य महल का निर्माण करा गया है। अब देखिए, ये देखिए, कि पूरा जितना भी हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं सारा इस आपके इमेज में आपको दिखाई देगा। क्लियर है? इसी की बेसिकली आपकी बात हो रही थी। अब आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक आधुनिक मैकेनिक है जो आधुनिक औजारों से एक नया जादू रच रहा है। कह रहे कि एक जादूगर ऐसा भी है जो मॉडर्न समय में क्या कर रहा है, नई नई आपकी मशीन बना रहा है और वो मशीन क्या है आपका? वो मशीन जादुई है। कैसा है आपका? जादुई वो आपका रच रहा है। वह पुल बना रहा है, पानी के जहाज बना रहा है, मीनार बना रहा है और गगनचुंबी इमारतें बनाता है। ठीक, अलादीन पूरब के अतीत का प्रतीक है, मैकेनिकल पश्चिमी और आधुनिकता का प्रतीक है। अब देखिए, अलाउद्दीन का चिराग आपने देखा है, वो क्या दिखाता है? वो आपके पूरब की ओर का आपको प्रतीक दिखाता है। ठीक, जो आपके पूरब के देश है और ये अतीत को इंडिकेट करता है। और अगर हम लोग अब की बात करें तो मैकेनिक जो है वो आपकी कहां से उदय है? वो पश्चिमी से उदय है, यानी कि यूरोपियन कंट्री से। और किसको शो करता है? वो आधुनिकता को, जो आपका मॉडर्नाइज है, जो आधुनिक है, वो उसको शो करता है, वो उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक, ये तस्वीरें आधुनिक विश्व की विजय गाथा गाती। कह रहे कि जितनी आपकी तस्वीरें ये क्या कर रही हैं? जो आधुनिक विश्व है उसकी विजय गाथा को गा रही हैं। इस गाथा में आधुनिक विश्व दंत तकनीकी बदलावों ने आविष्कारों, मशीनों व कारखानों, रेलवे और वाष्पोतों की दुनिया के रूप में दर्शाया गया है। इस औद्योगिकरण का इतिहास विकास की कहानी के रूप में सामने आता है। कैसे आता है कि औद्योगिकरण की स्थिति क्या है और इस औद्योगिकरण की स्थिति में कहानी के रूप में हमारे सामने आ रहा है और आधुनिक युग तकनीकी प्रगति का एक भव्य युग उभर कर हमारे
सामने और हमको दिखाई दे रहा है। अब देखिए, आप प्राचीन समय में देखिए, जो भी कुछ काम था वो जादुई रूप में हम लोग समझते थे, लेकिन आप वर्तमान समझ में देखिए कि जितना भी आविष्कार है, जितना भी आपका मैकेनिकल जो आपका क्रम है, वो कहीं ना कहीं आविष्कारों पर बदलती हुई जो हमारी तकनीक है विश्व दुनिया में, उसी की देन है। चाहे हमारे मशीनें हो, चाहे बड़े कारखाने हो, चाहे आपका रेलवे हो, चाहे आपसे भाप से चलने वाले इंजन हो, ये दुनिया को बहुत मतलब जहाज होते हैं। क्लियर है? तो ये सारी चीजें कहाँ टिकी हैं? औद्योगिकरण के इतिहास में टिकी हैं। और ये सब किसका भव्य दौर है? तो आधुनिकता में जो आपकी टेक्नोलॉजी है, जो आपकी तकनीकी प्रगति है, उस तकनीकी प्रगति का ही दौर में हमको चीजें दिखाई दे रही है। अब देखिए, जैसे जैसे आपका समय बढ़ता चला जाएगा, तकनीकी की दुनिया और विस्तृत होती चली जाएगी। अब ये भी एक तकनीकी दुनिया का पार्ट ही है, जादुई दुनिया इसको समझ सकते हैं। मैं देहरादून स्टूडियो से खड़ा होकर पहाड़ के दूर दराज स्कूल में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप मुझसे पढ़ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक जादुई दुनिया है। लेकिन किसकी जादुई दुनिया है? आधुनिकता की। क्लियर है? जो नई टेक्नोलॉजी आपका विकसित हो रही है, उसी की जादू दुनिया के माध्यम से हम लोग पढ़ रहे हैं। क्लियर है? ये आपको समझना चाहिए कि अब जिस प्रकार से समय जितना आगे बढ़ता चला जाएगा, हमारी गति और हमारी तकनीकी और सूचना प्रौद्योगिकी का माध्यम उतना ही तीव्र होता चला जाएगा। क्लियर है? एक समय था कि लोगों को अपने पत्र संदेश आपका भेजने के लिए महीनों सालों लगते थे, लेकिन आज एक अपना मैसेज भेजने में कुछ सेकंड का समय लगता है। क्लियर है? पहले अगर कोई आपको कोई टेलीग्राम लिखना होता था, कोई चिट्ठी लिखनी होती थी, तो पहले आप उसे लिखेंगे, दूर गांव में जाके पोस्ट करके आएंगे, फिर वो डाक वहां से 10 दिन के बाद निकलती थी, फिर जिस स्थान पर पहुंचती थी लगभग 2 से 3 महीने का समय भी लग जाता था, और कभी कभी 6 महीने भी। क्लियर है? क्योंकि कभी एड्रेस नहीं मिलता था, मिसमैच हो जाते थे। लेकिन आज के समय में देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी का कितना बढ़िया माध्यम है। आप किसी से आपका वीडियो कॉल कर सकते हैं, ठीक, आप किसी से जब चाहे बात कर सकते हैं, आप देश के किसी भी कोने में। इलेक्ट्रॉनिक मेल आपके पास है, आप अपने व्हाट्सएप के माध्यम से आप अपने मैसेज, अपने जो भी चीज है, आप उसको डिलीवर कर सकते हैं। दूसरी चीज, आप आज देश दुनिया के हर कोने से बहुत अच्छी तरह से आपके जुड़े हुए हैं, चाहे भले ही आपने उस देश दुनिया को देखा हो ना देखा हो, लेकिन तकनीकी माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप आज दुनिया के कोने कोने तक अपनी पहुंच रखते हैं। ये सब पहुंच आधुनिकीकरण में जो आपका तकनीकी प्रगति हो रही है, ये सब उसी का दौर है, और उसी की वजह से ही क्या है, ये संभव भी है। क्लियर है? ये छवियां और ये संबंध लोक मानस का हिस्सा बन चुकी हैं, और कह रहे कि जिस तरह से छवि है, जिस तरह आपकी चीजें हैं और जो इनका संबंध है, ये क्या है, अब ये हमारी लाइफ का हिस्सा बन चुकी है। कैसा है? पार्ट ऑफ लाइफ है। आप मुझे बताइए, क्या कोई ऐसा घर होगा, कोई ऐसा परिवार होगा जिसके पास मोबाइल ना हो और वो उससे जुड़ा ना हो? नहीं, सब है। और सब क्या है? ये हमारी लाइफ का एक हिस्सा बन गई है तकनीकी। क्या आप भी तेज औद्योगिकरण की प्रगति और आधुनिकता के काल के रूप में नहीं देखते हैं? अब वो ये कह रहा है राइटर कि जिस तरह की आपका प्रगति हो रही है, क्या आप इसको आधुनिक काल के रूप में नहीं देखते? क्या ये आपका मॉडर्नाइज आपका रूप नहीं है? क्या आपको नहीं लगता कि रेलवे और फैक्ट्रियों का निर्माण, गगनचुंबी इमारतें व पुलों का विस्तार समाज के विकास का द्योतक है? द्योतक का मतलब होता है इंडिकेटर या सूचक है। आप देखिए, आप अगर एनसीआर में जाएंगे, महानगरों में जाएंगे, जो आपके बड़े आपके शहर है, मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं, ये दो बच्चे जो आपस में लड़ रहे हैं पीछे क्लास में, आपको सब स्कूल देखते हैं। तो कम से कम आप क्लास में इस तरह से बैठिए कि आपके स्कूल को और देख के हंसे ना। बाकी आपकी इच्छा है, जो करना चाहे आप स्वतंत्र हैं। मैं आभासी रूप से ही आपको देख पा रहा हूँ, वैसे नहीं। कम से कम आपकी इच्छा पढ़ने की ना भी हो, आप मत पढ़िए, लेकिन जो बच्चे पढ़ रहे हैं या जो कुछ भी समझ रहे हैं, कम से कम उनके लिए शांत होकर बैठिए। ठीक? अब देखिए, आप देखते हैं कि आज से अगर आप 10, 20 साल, 30 साल पहले आप देखेंगे तो 3 मंजिल, 4 मंजिल से ऊपर आपकी बिल्डिंग नहीं बनती थी। लेकिन आज देखिए 100 माले, 150 माले की आपकी बिल्डिंग मिलेगी। यानी कि आप अगर सर ऊपर करके देखेंगे, आपकी नाड़ में दर्द हो जाएगा, लेकिन बिल्डिंग की जो हाइट है वो आपको पूरी ऊंची दिखाई देगी। आप देखिए महानगरों में कितनी बड़ी है, ऊंची बिल्डिंग है। तो ये क्या अब आपकी ऊंची बिल्डिंग ऐसी बन रही है? क्या इसमें कोई टेक्नोलॉजी नहीं लगी है? आप सोचिए कि इतनी ऊंची बिल्डिंग बनाना क्या खतरे से खाली है कि नहीं है?
लेकिन जब तकनीकी का प्रयोग किया गया है और कितने वर्षों तक वो बिल्डिंग ऐसी खड़ी रहते हैं। आप बड़े बड़े मॉल देखिए, आप दुबई की ऐसी बिल्डिंगें देखिए, संयुक्त अरब अमीरात में देखिए, आप बॉम्बे में देखिए, तो आपको इस तरह से बहुत सारी जो आपको बिल्डिंगें हैं, बहुत ऊंची ऊंची जो हैं, वो आपको दिखाई देंगी। क्लियर है? तो कहीं ना कहीं जिस तरह से रेलवे डेवलप हो रहा है, नई नई फैक्ट्रियां आ रही हैं, नए नए आपके पुल बन रहे हैं और नई नई चीजें हो रही हैं, ये सब आपका तकनीकी क्या है, आपकी तकनीकी का ही कैसा है, खेल है। तो ये सारी चीजें जो है आपको समझ आनी चाहिए। अब देखिए ये छवियां किस प्रकार विकसित हुई हैं। कह रही ये जो आपकी चीजें बनी हैं, चाहे आपकी तकनीकी हो, आपका पुल बनाने वाली तकनीकी है, ऊंची बिल्डिंगें बन रही हैं, ये जो छवि है ये विकसित कैसे हुई है, क्या प्रोसेस है इसका डेवलपमेंट का। आखिर में इन विचारों से हमारा क्या संबंध है। क्या औद्योगिकरण के लिए तीव्र तकनीकी का विकास हमेशा जरूरी होगा। क्या आप यह भी हम तमाम तरह के कामों में दिनों दिन बढ़ते मशीनरी का गुणगान कर सकते हैं। औद्योगिकरण से लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ा है, ऐसे सवाल का जवाब देने के लिए हम औद्योगिकरण के इतिहास को समझना पड़ेगा। देखिए अगर आप ये चाहते हैं कि बिना तकनीकी के हमारा जीवन क्या होगा और तकनीकी ने किस तरह से हमारे जीवन को सुलभ किया है, हम उसको एक्सप्लेन करते हैं कि आज मेरे पास मोबाइल है, मैं इसमें सब कुछ देख सकता हूँ। अब टीवी की मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे को आपका सिनेमा घर की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे को आपका रेडियो की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरे पास क्या है, आपका मोबाइल है, मैं न्यूज़ अपडेट ले सकता हूँ। हर तरह की तकनीकी विकसित हो रही है और इसका हमारे जीवन में क्या उपयोग है और कैसे हम इसको आपका देख रहे हैं कि हमारे जीवन ने बदल दिया है। इस बदलाव को समझने के लिए हमें थोड़ा सा एक ऐसी पृष्ठभूमि को आपका देखना पड़ेगा जो औद्योगिकरण के इतिहास के आपका पीछे है। अगर हम पीछे के इतिहास को पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, तो हम आधुनिकता की हर एक स्टेप को बहुत अच्छे से आपका समझ सकते हैं। देखिए आपके लिए मोबाइल लेना, टीवी, सीडी और एलईडी वगैरह, लैपटॉप, कंप्यूटर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मोटर पंखा, क्लियर है। लेकिन जो आपके दादा दादी हैं, आप उनसे पूछना उनके लिए पंखा कैसा लगता होगा, उनके लिए जो आपका मोबाइल फोन है वो कैसा लगता होगा। उनके लिए एक अलग दुनिया है वो, जिसकी कभी किसी ने कल्पना नहीं की गई थी। वो चीज आपके सामने है और क्लियर है, जिसे आप सोच नहीं सकते, वो चीजें आपके पास उपलब्ध हैं। तो आपके लिए बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये आधुनिकीकरण का जो युग है, आप उस समय में आपका पैदा हुई है, क्लियर है। लेकिन एक पीढ़ी, एक जनरेशन ऐसी भी है जिस जनरेशन के सामने ये चीजें अचानक से निकल कर आई हैं, तो उनके लिए तो अलाउद्दीन का जो आपका चिराग जैसा ही है कि कुछ आपका चमत्कार हो गया। आपको पता होगा कि नहीं होगा, आप लोग छोटे थे, हमारे समय में जब आपका मोबाइल आया था तो मोबाइल को देखने के लिए लोग गांव में आते थे। मान लीजिए आपने मोबाइल ले लिया तो गांव के लोग आपका मोबाइल को देखने आते थे कि है कैसा, एक बार आपका दिखा दो, हम उसको आपका छूना चाहते हैं, क्लियर है। तो जब तकनीकी बढ़ रही तो लोगों में बड़ी जिज्ञासा थी देखने की। आज देखिए, आज तकनीकी बढ़ जाती, नए नए आपके सॉफ्टवेयर अपडेट आते हैं, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि ठीक है आया था, क्योंकि अब हम उसके हमारे जीवन में उसका बहुत बड़ा प्रभाव है, वो छवियां हमारे अंदर आ रही हैं, क्लियर है। तो आइए थोड़ा सा इतिहास पर हम लोग आपका नजर दौड़ाते हैं और क्या कुछ हमारी पुस्तक पाठ्यक्रम में इसको देखते हैं। इस अध्याय में हम यही इतिहास पढ़ेंगे। यहाँ हम दुनिया के पहले औद्योगिक राष्ट्र ब्रिटेन और उसके बाद भारत में औद्योगिकरण के अध्ययन करेंगे, जहां पर औद्योगिक बदलावों का पैटर्न औपनिवेशिक शासकों ने तय किया। देखिए सबसे पहले तो आपको पता होगा कि सबसे पहले अगर पूरे विश्व में कहीं भी इंडस्ट्री आपका स्टेबल हुई है, फैक्ट्रियां, तो वो आपका ब्रिटेन में थी। और ब्रिटेन के बाद जब आपका फ्रांसीसी क्रांति होती है, मैंने आपको पढ़ाया है चैप्टर में, यूरोप में राष्ट्रवाद में, तो वहां आपको दिखाई देगा कि इसके बाद ब्रिटेन में हुआ, क्लियर है। और यही कारण था कि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति जब हुई, नए नए उद्योग जब आपका लग रहे थे, तो नए नए उद्योगों के लिए आपका कच्चे माल की आवश्यकता थी और उनको ऐसे देश आपके चाहिए थे जहां से कच्चा माल सस्ता और आसानी से कहां पहुंच सके, ब्रिटेन पहुंच सके और उसको रिसाइकल करके, मैन्युफैक्चर करके उनको वापस मार्केटों में भेजकर पैसा कमाया जा सके। इसी खोज में निकले थे कौन, अंग्रेज और आपका फ्रांसीसी।
अंग्रेज और फ्रांसीसी हमेशा लड़ते रहे हैं आपस में, क्योंकि अंग्रेजों के यहाँ पहले हो गई थी क्रांति। कौन सी क्रांति? औद्योगिक क्रांति। इंडस्ट्री का आपका एस्टैब्लिश होना है वो पहले कहाँ होती है? ब्रिटेन में, और उसके बाद फ्रांस में। तो जब भारत में आपका ब्रिटेन वाले भी पहुंचते हैं, फ्रांसीसी भी पहुंचते हैं, तो उनका युद्ध होता है। कर्नाटक में 3 युद्ध लड़े जाते हैं, जो आंग्ल आपका क्या होते हैं? फ्रांस युद्ध होते हैं। क्लियर है? अब देखिए, ब्रिटेन में जैसे ही क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति हुई, इसका असर भारत पे दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा? क्योंकि भारत उस समय क्या था, आप देखेंगे उपनिवेशवाद था। उपनिवेशवाद का मतलब था उस समय कि ब्रिटेन के जो अधीन कौन थे? हम थे। भारत देश था आपका कोलिज्म, और ऐसे करके लगभग विश्व में 54 देशों पर ब्रिटेन जो था आपका राज कर रहा था। 54 कंट्री, जिन्हें आप राष्ट्रमंडल देश कहते हैं ना, कॉमनवेल्थ जो आपके गेम होते हैं, तो कॉमनवेल्थ गेम में जितनी भी कंट्रियां भाग लेती हैं वो सारी क्या रही हैं बच्चों? ब्रिटेन की उपनिवेशवाद रही है, यानी कि ब्रिटेन ने उनको गुलाम बनाया है। तो एक कहावत कहा जाती थी कि ब्रिटेन का कभी क्या नहीं होता? आपका सूर्यास्त नहीं होता। एक कहावत थी उस समय यूरोप में कि ब्रिटेन का कभी सूर्यास्त नहीं होता, क्योंकि जिस देश का 54 देशों में राज चल रहा हो, बताइए वहां कभी सूर्यास्त होगा? नहीं हो सकता। क्लियर है? अब देखिए, यही चीज आपको समझना पड़ेगा कि ब्रिटेन के लोग आखिर में दूसरे देशों को अपना गुलाम क्यों बना रहे थे। क्या उन्हें मजा आता था आपका शासन करने के लिए? अब देखिए, यहाँ से वो अपनी जमीन तो लेके नहीं गए, सोना ले गए, यहाँ का जो आपका रॉ मटेरियल है वही क्यों इकट्ठा करा उन्होंने, और कुछ क्यों नहीं? तो ये सारी पृष्ठभूमि हम लोग आपका इसी चैप्टर में समझेंगे। क्लियर है? पैटर्न क्या था? औपनिवेशिक शासन तय हो रहा था। ठीक, किसकी वजह से? ब्रिटेन में क्या हो चुका था? औद्योगिकरण हो चुका था। आइए पढ़ते हैं थोड़ा सा इसके विषय में। आइए, तो इसी में पहली यूनिट हमारे सामने है, औद्योगिक क्रांति से पहले। क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? इतिहास पढ़ रहे हैं। तो इतिहास पढ़ेंगे तो जब आपकी क्रांति होती है तो उससे पहले पढ़ेंगे तो हमको इतिहास पता लगेगा। क्लियर है? अब देखिए, 26 जनवरी आने वाली है और हमारा देश क्या हुआ था इस दिन? गणतंत्र हुए थे हम लोग, आपका रिपब्लिक। अब हम इस दिन रिपब्लिक क्यों हुए, इसके पीछे आपको आजादी से पहले का पूरा इतिहास पढ़ना पड़ेगा, तब आपको समझ आएगा कि हमारे लिए स्वतंत्रता के क्या मायने हैं और गणतंत्र होने का क्या मायना है, ये आपको समझ आएगा। चलिए, आप लोग अभी 10th क्लास में हैं, मैं एक छोटा सा आप लोगों को अच्छा सा क्वेश्चन देता हूं और लोग पूछते भी हैं इस दिन। देखिए, 15 अगस्त को हम लोग आजाद हुए तो हम क्या बोलते हैं? स्वतंत्रता दिवस। क्लियर है? और 26 जनवरी को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आपका लागू हुआ तो हम क्या बोलते हैं? गणतंत्र दिवस। तो स्वतंत्रता और गणतंत्र में बेसिक आपका डिफरेंसेस है। तो गणतंत्र का मतलब क्या होता है आप लोग गूगल करके जरूर लिख लीजिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे 12th कर जाते हैं, ग्रेजुएशन कर जाते हैं, लेकिन गणतंत्र का मतलब नहीं पता होता है। क्लियर है? तो मैं उम्मीद करता हूं आपको पता होना चाहिए। लिख लीजिए, गणतंत्र और स्वतंत्रता दोनों ही अलग है। गणतंत्रता को देख लीजिए और मोबाइल सबके पास है, आप उसका मीनिंग खोजिए। गणतंत्र किसको कहते हैं? रिपब्लिक बोलते हैं इंग्लिश में गणतंत्र को, रिपब्लिक। इसको लिखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हो गया? चलिए ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हैं। ध्यान दें सभी बच्चे। अब हम क्या करेंगे? औद्योगिकरण जो क्रांति हुई उससे पहले के विषय में थोड़ा हम लोग पढ़ लेंगे। औद्योगिकरण को अक्सर हम कारखानों के विकास के साथ ही जोड़कर देखते हैं। देखिए, हम औद्योगिकरण का नाम जैसे ही लेंगे तो हमारे दिमाग में एक पिक्चर साफ बन जाती है कि कोई आपका फैक्ट्री डेवलप हो रही होगी, कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री आपके डेवलप हो रही होगी। प्राइमरी हमारे माइंड में जो आपकी इमेज बनती है वो यही बनती है, और स्वाभाविक भी है, ऐसा नहीं है। जब हम औद्योगिक उत्पादन की बात करते हैं तो हमारा आशय फैक्ट्री में होने वाले उत्पादन से होता है। देखिए, वही बात मैं कह रहा हूं। बेसिकली हम क्या मान लेते हैं कि किसी फैक्ट्री में जो भी उत्पादन हो रहा है हम उसको ही औद्योगिकरण आपका बोल देते हैं। ठीक,
और जब हम औद्योगिक मजदूरों की बात करते हैं तो भी आशय क्या है कि कारखाने में काम करने वाले मजदूरों से ही होगा। अब औद्योगिकरण के आपके मजदूरों की हम बात करते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि जो लोग वहां काम कर रहे हैं वही मजदूरों की हम लोग बेसिकली बात कर रहे हैं। औद्योगिकरण के इतिहास में अक्सर प्रारंभिक फैक्ट्रियों की स्थापना शुरू होते हैं, और इतिहास की बात करें तो जो आपकी फैक्ट्री प्रारंभ में लगाई गई थी उनकी स्थापना से शुरू होते हैं। अब क्या है, कहां से शुरू हो रही है? इस सोच में एक समस्या है। दरअसल इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना से पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा था। यह उत्पादन फैक्ट्रियों से नहीं था। ध्यान दीजिए, ध्यान दे सभी बच्चे, क्या कह रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल में क्या था, प्रोडक्शन तो हो रहा था, क्लियर है, लेकिन फैक्ट्री के माध्यम से सबसे पहले कहां हुआ? तो देखिए इंग्लैंड और यूरोप की जो फैक्ट्रियां हैं उनमें ही हुआ। बहुत सारे इतिहासकार औद्योगिकरण के लिए इस चरण को आदि औद्योगिकरण यानी कि प्रो इंडस्ट्रियलाइजेशन का नाम देते हैं। क्या बोलते हैं इसको? आदि औद्योगिकरण यानी कि प्रो इंडस्ट्रियलाइजेशन का नाम देते हैं। अब 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोप के शहरों में सौदागर गांव की तरफ का रुख करने लगे। सौदागर समझते हो बच्चों? जो सामान को लेते और बेचते हैं। कहां निकलने लगे यूरोप के लोग? गांवों की तरफ निकलने लगे। क्यों निकलते थे? गांव में जो भी कोई किसान अपना कुछ उत्पादन करता था तो किसानों को पैसों की आवश्यकता होती थी, क्लियर है? तो किसान अपना ही उत्पाद, अपना ही सामान बेचकर, अनाज बेचकर पैसे लेता था, और सौदागर उस सामान को खरीदते थे, बदले में उसके पैसे देते थे, क्लियर है? अब देखिए, वे किसान और कारीगरों को पैसे देते थे और उनसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए उत्पादन करवाते थे। कुछ बुआना हो, कुछ खरीदना हो। उस समय विश्व व्यापार का विस्तार और दुनिया के विभिन्न भागों में उपनिवेश की स्थापना के कारण चीजें महंगी होने लगी थी। अब देखिए, महंगाई तो हर समय आपका मार रही थी दुनिया को, चाहे कोई भी चीज हो। अगर किसी चीज का डिमांड ज्यादा होगी, देखिए आप इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, दो चीज है आपका, डिमांड और सप्लाई। जितनी मांग है, अगर आप उतनी सप्लाई कर दोगे, आप उस चीज को उतनी पूर्ति कर दोगे, तो वस्तु की कीमत में जो है दाम नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर दोनों में से एक चीज भी घटा तो महंगाई और मंदी दोनों दिखाई देगी। अब महंगाई भी देश के लिए हानिकारक होती है और मंदी भी। मान लीजिए, एग्जांपल समझ लीजिए थोड़ा सा, आपके स्कूल के लिए 1000 बुक चाहिए और 1000 पेन चाहिए और 1000 कॉपी चाहिए। यह आपकी डिमांड है स्कूल की, ऐसा समझिए, मांग है। अब ये मांग किसी आपका फैक्ट्री से हो सकती है, किसी फर्म या संस्था से या देश से हो सकती है, ऐसे समझिए। और उत्पादन में आपके पास 100 बुक तो आपको मिल जाए, क्लियर हो गया? 100 नोटबुक भी आपको मिल जाए, लेकिन 100 नोटबुक जो मिल रही है तो मिल रही है, लेकिन आपको पेन केवल 50 मिले। पेन क्या है? 100 ना मिले, आपको पेन 50 मिले, तो सबसे ज्यादा मांग किसकी होगी? उन 50 पेनों के लिए मांग होगी। और जहां पेन की कीमत क्या थी पहले? 1 रुपए थी। अब जिन्हें 50 को तो मिल गया वो तो ठीक है, अब जिन 50 को नहीं मिला वो उस पेन को 2 रुपए में भी खरीदेंगे, कुछ 3 में भी खरीदेंगे, कुछ 3.5 में भी खरीदेंगे। तो क्या हो गया? 1 रुपए की कीमत कहां पहुंच गई? 3.5 रुपए। यानी कि जिस पेन की कीमत 1 रुपए थी, कितना इजाफा हुआ? 2.5 रुपए का। कितना % महंगाई बढ़ी बताइए बच्चों? भाई 100% तो तब बढ़ेगी जब आपका 2 रुपए का होगा, ठीक है? 200% तब बढ़ेगी जब आपका 3 रुपए का होगा। अब 3 रुपए 50 पैसे का है, तो बताइए कितना गुना महंगाई बढ़ी? आया समझ? तो इस तरह से महंगाई बढ़ती है, और जब डिमांड ज्यादा हो, सप्लाई कम हो, तब महंगाई बढ़ती है। और मंदी कैसे होती है? मंदी जिसका उल्टा है। अब किसी फैक्ट्री, किसी कंपनी वाले के पास 100 बुक कॉपियां हैं, पेन है, लेकिन खरीदने वाले केवल 4 ही हैं। कैसे हैं? आपका खरीदने वाले 4 हैं, तो उस समय पैसे की वैल्यू ज्यादा होगी, जब खरीदने वाले कैसे होंगे? कम होंगे। अब आपके स्कूल में 1000 किताब कॉपी लगती हैं, लेकिन आपका काम 10 से ही चल गया, क्लियर है? तो क्या हुआ? वस्तु की कीमत गिर गई और पैसे की बढ़ गई। और इस समय जब हम पेन खरीद रहे थे
तो इस समय वस्तु की कीमत क्या थी, ज्यादा थी, और पैसे की वैल्यू कम थी। तो यही संबंध है आपका महंगाई में और मंदी में। तो महंगाई और मंदी दोनों ही क्या होती हैं, समाज के लिए और देश के लिए खराब होती हैं। जो बैलेंस है ना, संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, वो अलग चीज होती है, और एक संतुलन होता है किसमें, मांग और आपूर्ति में। अगर ये संतुलन बना रहेगा तो सब कुछ ठीक रहेगा। तो कहां थे हम, महंगाई पर थे। तो महंगाई के साथ ये चीज मैंने आपको बता दी कि महंगाई होती कैसे। इस मांग को पूरा करने के लिए केवल शहरों में रह रहे उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सकता था, यानी कि जो डिमांड चाहिए थी वो केवल शहर से नहीं बढ़ सकती थी। वजह यह थी कि शहर में शहरी जो काश्तकारी थी और व्यापारी गिल्ड्स काफी ताकतवर थे। ये गिल्ड्स उत्पादन के संगठन होते थे और गिल्ड से जुड़े उत्पादन कारीगर को प्रशिक्षण देते थे, उत्पादकों पर नियंत्रण रखते थे, प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन और मूल्य तय करते थे, यानी कि किस प्रकार बाजार में सामान बिकेगा, क्या किस रेट तय होगा, ये सब वो फिक्स करते थे। क्लियर है। अब देखिए, व्यवसाय में नए लोगों को आने से रोकते थे, और ये आज भी मोनोपोली है बाजारों में कि नए आदमी को ट्रेड में ना लाया जाए, हम लोग ही ट्रेड करें। व्यापारी एक दूसरे को बड़ा काटने की वो करता है कोशिश, क्योंकि उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है। शासकों ने विभिन्न गिल्ड्स को खास उत्पादों और व्यापार को एकाधिकार हुआ, फलस्वरूप नई शहरों में कारोबार नहीं कर सकते थे, इसलिए वो गांव की तरफ जाने लगे। यानी कि अब वो कहां की तरफ आपका बढ़ रहे थे, वो आपका शहरों की तरफ आपका बढ़ने लग गए थे। तो ये पूरी कहानी थी। तो फिलहाल जो है हम इस कहानी को यही ब्रेक लगाते हैं कि सौदागर कैसे हैं, आपका कहाँ जा रहे हैं, गांव की तरफ मूव कर रहे हैं सामान खरीदने के लिए। क्यों कर रहे हैं, हम उसके पीछे के कारण भी और कहानी को भी जान सकें। तो बच्चों, अगर आप इस तरह से चीजों को समझते हैं तो देखिए, आज हमारे क्लास में पढ़ा गया छोटा मुद्दा आपको भले ही लग रहा हो, लेकिन कल आप जब 12th करेंगे, आफ्टर ग्रेजुएशन होगा या फिर आप ग्रेजुएशन में होंगे, इन चीजों का महत्व और समझने का जो तरीका है आपको वहां बड़ा आपको याद आएगा कि हमने इस तरह से चीजें पढ़ी थी, क्या प्रोडक्शन था, कैसे मांग हो रही थी विश्व बाजार में, कैसे औद्योगिक क्रांति हुई। क्लियर है, ये चीज आपको समझने का मौका मिलेगा। तो फिलहाल सबसे पहले, अगर किसी बच्चे का कोई भी डाउट हो पूरे चैप्टर में, आप मुझसे बेहिचक अपना डाउट्स को जो है मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से अगर कोई डाउट है तो क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए, और मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।